हेलो एवरीवन, बच्चों आप सभी लोग कैसे हैं। स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ्स बाय बीपी सर पर। बच्चों मेरा नाम है विश्व प्रकाश श्रीवास्तव और अब से मैं आपके साथ डेली रूटीन पर जुड़ूंगा और इस चैनल पे मैं डेली बेस पर क्लास 9 से लेकर 12 तक की मैथ्स लेके आने वाला हूं। आप कहीं से भी किसी विद्यालय से आप अगर जुड़ रहे हैं, किसी विद्यालय से आप पढ़ाई कर रहे हैं या आपके यहाँ जो भी बुक्स चलती हों, कोई दिक्कत नहीं है। जो बच्चा अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, शून्य पढ़ा हुआ है, यानी उसको जीरो से अपनी पढ़ाई स्टार्ट करनी है, या ऐसा बच्चा जो अपनी पढ़ाई को एक तरीके से काफ़ी दिनों से मेंटेन किए हुए है, वो आगे और अच्छे से पढ़ाई जारी अपना करना चाहता है, तो आप बिल्कुल आप सही जगह पर आए हुए हैं। और आप जुड़ें और डेली आप कापी और पेन लेकर बैठें और देखते रहें क्लासेस को। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में अपने डाउट को लिखें। हर हफ्ते में संडे को जो है डाउट क्लास जो है, जिनका जिनका डाउट आया रहेगा उन डाउट्स को मैं जो है एक समरी करके मीन्स हम उसको नोट करेंगे और उसको हम संडे को जो है एक क्लास में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग निश्चिंत रहें और एकदम निश्चिंत होकर के आप पढ़ें। वो भी बच्चा पढ़े जो अभी तक मान लीजिए किसी वजह से नहीं पढ़ पाया, कुछ भी नहीं पढ़ा, और वो भी बच्चा पढ़े जो अपनी तैयारी को कुछ हद तक ठीक कर चुका है और बेहतर बनाना चाहता है, तो वो जुड़े और डेली बेस पर आप पढ़ते रहें। तो बिना वक्त हम बर्बाद किए शुरू करते हैं हम आज का अपना क्लास। जी, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 12 मैथ्स, जिसमें मैं स्टार्ट करने वाला हूँ अलजेब्रा। बच्चों अलजेब्रा जो है अर्थात बीजगणित, जो बीजगणित से है वो सभी बोर्ड्स में लगभग 15 नंबर के आसपास पूछे जाते हैं और कहीं ना कहीं यूपी बोर्ड में 15 नंबर का अलजेब्रा पूछा जाता है। जो बीजगणित है यानी अलजेब्रा, बीजगणित में जो है हमें 2 चैप्टर्स पढ़ने होंगे। बीजगणित में हमें 2 चैप्टर्स पढ़ने होंगे। अगर आप यूपी बोर्ड से हैं तो 15 नंबर आएगा, या अन्य किसी बोर्ड से आप पढ़ रहे हैं तो भी इसी के आसपास जो है नंबर्स हर बोर्ड्स में पूछे जाते हैं। तो बीजगणित में जो है 2 चैप्टर आते हैं इसके अंतर्गत। जो हमारा पहला चैप्टर आता है वो आता है आव्यूह मैट्रिक्स, और जो हमारा सेकंड चैप्टर आता है वो आता है आपका सारणिक। ठीक, अगर आप इन दोनों चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो जान लीजिए बोर्ड्स में आपके 15 नंबर तक कवर हो जाएंगे। तो बच्चों आइए हम लोग शुरू करते हैं आव्यूह। आव्यूह के डिफिनीसन पर बढ़ने से पहले हम लोग जान लेते हैं इसका इतिहास क्या रहा है। बच्चों आव्यूह शब्द का प्रयोग जो सबसे पहले किया गया था वो सन 1850 ईस्वी में जे सिल्वेस्टर साहब के द्वारा। और इनके लगभग 8 साल बाद यानी सन 1858 ईस्वी में, सन 1858 ईस्वी में इनके 8 साल बाद, लगभग 8 साल बाद सन 1858 ईस्वी में आए आर्थर कैले। आर्थर कैले साहब आए और इन्होंने मैट्रिक्स के तमाम सिद्धांतों का इन्होंने विकास किया सन 1858 ईस्वी में। अब तो ये रहा बच्चों आव्यूह का इतिहास जो रहा है, ये रहा है कि सन 1850 ईस्वी में जे सिल्वेस्टर साहब ने सर्वप्रथम मैट्रिक्स शब्द का प्रयोग किया था और उनके लगभग 8 साल बाद सन 1858 ईस्वी में आर्थर कैले ने आव्यूह के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। बच्चों अब हम लोग समझेंगे कि आव्यूह का उपयोग कहाँ कहाँ है। तो पहला नंबर बच्चों, आव्यूह का जो उपयोग है वो रैखिक समीकरणों को हल करने के लिए है। पहला जो हमारा उपयोग है वो है
रैखिक समीकरणों को हल करने में। तो बच्चों आप सोचेंगे और आप कह भी रहे होंगे कि इसमें कौन सी नई बात हो गई। रैखिक समीकरणों को हल करना तो हम लोग क्लास 10th लेवल पे ही सीख लिया गया है। वहाँ पर विलोपन विधि है, प्रतिस्थापन विधि है, बीजगुणन है ना। तो उन सब तरीक़ों से आपने हल करना सीखा है, ठीक है, मैं मानता हूँ आपने सीखा है। लेकिन वहाँ पर आप मैक्सिमम कितने चर वाले रैखिक समीकरण को आपने हल किया था? 2। कितने चर वाले रैखिक समीकरण थे? 2 चर वाले रैखिक समीकरण थे। लेकिन अगर बच्चों मैं आपसे कहूँ आपको मैं 3 चर वाला रैखिक समीकरण दूँ, 4 चर वाला दूँ, 5 चर वाला दूँ, तो क्या आपको दिक्कत नहीं होगी उन सब विधियों से? क्वेश्चंस बहुत लंबे जाएंगे, आपको दिक्कतें भी आएंगी। लेकिन हम इसी चैप्टर में बच्चों, हम इसी चैप्टर में सीखेंगे कि आव्यूह के हेल्प से कैसे रैखिक समीकरणों को हल करते हैं। अभी बस आप इतना जानिए इसके उपयोग क्या हैं। जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा आप एडजॉइंट वगैरह निकालना सीखेंगे, एडजॉइंट, ए इनवर्स, तो आपको धीरे धीरे सारी बातें आपको समझ में आने लगेंगी। फिलहाल अभी आप समझिए कि उपयोग कहाँ कहाँ इसका है। दूसरा जो बच्चों इसका यूज है, बच्चों इसका दूसरा जो यूज है वो इंजीनियरिंग में भी इसका व्यापक उपयोग होता है। बच्चों आव्यूह का जो अगला उपयोग है वो नेटवर्क एवं गुप्त वार्ताओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने में भी इसको उपयोग किया जाता है। ऐसे कई उपयोग हैं, इसके अगर चर्चा की जाए तो शायद 1 घंटे 2 घंटे भी इसके लिए कम पड़ेंगे। ठीक, कैसे गुप्त वार्ताओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने में भी इसका उपयोग होता है। ठीक है, ये चीज़ आप आगे जानेंगे जब आप धीरे धीरे चैप्टर्स आगे बढ़ेगा, एडजॉइंट, ए इनवर्स ये सब निकालना सीखेंगे तो हम आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से बता देंगे कि कैसे गुप्त सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान में भेजने में भी इसका उपयोग होता है। तो ये बच्चों कुछ मैंने कुछ जो है 1-2 उपयोग मैंने आपको बताए हुए हैं। लेकिन आव्यूह के जो है बड़े व्यापक स्तर तक उपयोग किया जाता है, जिसका डिस्कस कर पाना 1-2 घंटे में मुश्किल है। अब बच्चों हम जानेंगे आव्यूह होता क्या है। तो आव्यूह के परिभाषा पर पहुंचने से पहले हम लोग एक कहानी के माध्यम से या कहें भूमिका के माध्यम से आव्यूह को समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए बच्चों हम लोग समझते हैं, भूमिका के माध्यम से आव्यूह को समझने की कोशिश करते हैं। ये समझिए, मान लीजिए कोई एक बच्चा है जिसका नाम है रोहित। सपोज करिए कि एक बच्चा है जिसका नाम है रोहित। ठीक, और रोहित के पास जो है 5 पुस्तिकाएं हैं। कितनी पुस्तिकाएं हैं बच्चों? 5 पुस्तिकाएं हैं। अब अगर हम ये मान लें, एक समझ बना लें अपने दिमाग में कि इन पुस्तिकाओं को हम कैसे व्यक्त करें, तो एक समझ हम बना लेते हैं। सपोज कर लीजिए कि 5 को हम एक ऐसे ब्रैकेट में लिख देते हैं और अपने दिमाग में हम बैठा देते हैं कि ये जो 5 लिखा गया है ये रोहित के पुस्तिकाओं की संख्या को व्यक्त कर रहा है। एक समझ बना लेना है बस। ठीक है, थोड़ी सी बात को और आगे बढ़ाते हैं। अब सपोज करिए कि रोहित के पास जो है 5 पुस्तिकाएं, 5 पुस्तिकाएं और 3 कलम हैं।
सपोज कर लिया कि रोहित के पास 5 पुस्तिकाएं और 3 कलम हैं। अब हम लोग को एक समझ बना लेना है कि भाई एक ब्रैकेट में ऐसे 5 और 3 लिख दिया जाए, ठीक है। और जो हम लोग की समझ है, हम लोग ये समझ रहे हैं कि इस ब्रैकेट के अंदर जो पहली प्रविष्टि लिखी गई है, प्रविष्टि कहिए या अवयव कहिए, जो प्रथम अवयव लिखा गया है ये पुस्तिकाओं की संख्या को व्यक्त कर रहा है। और ये जो दूसरा प्रविष्टि यानी दूसरा जो अवयव लिखा गया है ये कलमों की संख्या को व्यक्त कर रहा है। देखिए तो हम लोगों ने कितने आसान तरीके से बड़े ब्रैकेट के अंतर्गत 5 और 3 को ऐसे लिख दिया है, ठीक है। समझ को अपने याद रखना है कि जो पहली प्रविष्टि डाली गई है या पहला जो अवयव है वो रोहित की पुस्तिकाओं की संख्या को व्यक्त कर रहा है, और जो दूसरा अवयव है वो रोहित के कलमों की संख्या को व्यक्त कर रहा है। ठीक, ये समझ पा रहे हैं आप? ठीक है। तो आइए बच्चों अब बात को अपने आगे बढ़ाते हैं। हम मान लेते हैं रोहित के पास 2 मित्र हैं जिनके नाम हैं श्याम और मोहन। रोहित, श्याम, मोहन। अब समझिए, मानिए कि रोहित के पास पुस्तिकाओं की संख्या कितनी थी? 5 पुस्तिकाएं जैसा हम लोगों ने शुरू में माना। कलमों की संख्या कितनी मानी गई थी? कलमों की संख्या कितनी मानी गई थी? 3 मानी गई थी। ऐसे ही रोहित के जो मित्र हैं श्याम, उनके पास सपोज करिए 4 पुस्तिकाएं हैं और 2 कलम हैं। ऐसे ही मानिए मोहन के पास जो हैं 3 पुस्तिकाएं हैं और 1 कलम है। तो बच्चों हमने जो है यहाँ पर सूचीबद्ध किया हुआ है रोहित का जो है ये पुस्तिका की संख्या है, कितनी पुस्तिकाएं हैं रोहित के पास, कितने कलम है यहाँ पर लिखा गया है। और श्याम के पास कितनी पुस्तिकाएं हैं, कितने कलम है यहाँ पर हैं। और मोहन के पास कितनी पुस्तिकाएं हैं और कितने कलम यहाँ पर लिखे गए हैं। और इसको हमने सूचीबद्ध कर दिया एक तरीके से। अब आपको देखिए अच्छा लग रहा होगा देख करके, आप आसानी से इस डेटा को समझ सकते हैं कि भाई रोहित है, रोहित के बाद पुस्तिकाओं की संख्या 5 है, कलमों की संख्या 3 है। श्याम है, पुस्तिकाओं की संख्या 4 है, कलमों की संख्या 2 है। मोहन है, पुस्तिकाओं की संख्या 3 है, कलमों की संख्या 1 है। ठीक है। लेकिन थोड़ा सा अच्छा लगे, थोड़ा सा अच्छे ढंग से आइए इसको प्रस्तुत किया जाए हम लोग। तो अच्छे ढंग से लिखने के लिए इसको हम निम्नवत लिखने जा रहे हैं। आप देखिएगा हम लोग क्या करते हैं, ऐसे ना लिख करके मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ऐसा ना लिख करके हम ऐसे लिख दें। एक बड़े ब्रैकेट के अंतर्गत जो है 5 4 3 3 2 1, एक बड़े ब्रैकेट के अंतर्गत मैंने इसको अरेंज कर दिया। ठीक बच्चों, अब आप देखिए और समझने का प्रयास करिए। तो ये जो 5 है वो रोहित की पुस्तिकाओं की संख्या है, ये जो 4 है वो श्याम है उनकी पुस्तिकाओं की संख्या, कितनी पुस्तिकाएं हैं उनके पास। और ये मोहन के पास कितनी पुस्तिकाएं हैं, उनकी संख्या यहाँ पर लिखी गई है। ऐसे इसको देखिए आप, ऐसे इसको देखिए बच्चों। तो 3 जो है वो रोहित के कलमों की संख्या है, कितने कलम रोहित के पास हैं। और श्याम के पास 2 कलम हैं और मोहन के पास 1 कलम है। ठीक। तो बच्चों जो ये व्यक्त करने का तरीका है, जो ये प्रदर्शित करने का ढंग है, इसी को हम लोग आव्यूह कहते हैं। ठीक है। ये जो व्यक्त करने का तरीका है इसी को हम लोग आव्यूह कहते हैं। इसको आव्यूह का कालम बोलते हैं, यानी इसको बोलते हैं स्तंभ, इसको बोलते हैं प्रथम स्तंभ, इसको बोलते हैं बच्चों प्रथम स्तंभ, इसको बोलते हैं बच्चों द्वितीय
द्वितीय स्तंभ। और इसको बोलते हैं बच्चों प्रथम पंक्ति, और इसको बोलते हैं द्वितीय पंक्ति, इसको बोलते हैं तृतीय पंक्ति। आव्यूह का इसे क्या बोलते हैं बच्चों, 5 4 3 जो लिखे गए हैं वो स्तंभ में लिखे गए हैं, और 3 2 1 जो लिखे गए हैं वो द्वितीय स्तंभ में लिखे गए हैं। इसको बोलते हैं प्रथम स्तंभ, इसको बोलते हैं द्वितीय स्तंभ, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम। ठीक है, अरे आपको दिख रहा है, देखिए ऊर्ध्वाधर नहीं है, ये देखिए ऊर्ध्वाधर है, वर्टिकल फॉर्म में है, तो आपको देख कर कैसा लग रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, स्तंभ बोलते हैं। ये देखिए ये भी वर्टिकल फॉर्म में है, ठीक है ना, ऊर्ध्वाधर फॉर्म में है, ऊर्ध्वाधर है ये, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, द्वितीय स्तंभ बोलते हैं। ऐसे ही मान लीजिए और डेटा होता तो ऐसे तृतीय स्तंभ चतुर्थ स्तंभ बनता चला जाता। और इसको देखिए जो हॉरिजॉन्टल वे में है, ऐसे देखिए हॉरिजॉन्टल जो है इसी को क्या बोलते हैं, पंक्ति, इसे बोलेंगे प्रथम पंक्ति, इसे बोलेंगे द्वितीय पंक्ति, इसे बोलेंगे तृतीय पंक्ति। तो बच्चों आप समझ गए, तो बच्चों हम लोग समझ गए कि इस प्रकार की जो व्यवस्था है या प्रदर्शन है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आव्यूह कहते हैं। समझ में आया बच्चों। तो अब हम लोग परिभाषा की तरफ आगे बढ़ सकते हैं कि आव्यूह की परिभाषा होती क्या है। तो बच्चों अब हम लोग बढ़ते हैं आव्यूह की परिभाषा की तरफ। बच्चों भूमिका के आधार पर आव्यूह की परिभाषा बनाने की कोशिश करें। आव्यूह है क्या, तो क्या बन रहा है, देखिए आव्यूह संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास है। आव्यूह संख्याओं या फलनों का आयताकार क्रम विन्यास है। समझ में आया बच्चों। और ये जो आव्यूह के अंतर्गत संख्याएं लिखी गई थी, उन संख्याओं को क्या कहते हैं, अवयव कहते हैं या प्रविष्टियां कहते हैं। समझ में आया। इन संख्याओं या फलनों को अवयव कहा जाता है। जैसे देखिए मैं एक आव्यूह आपको लिखकर दिखा रहा हूं यहां पर। देखिए बच्चों हमने एक आव्यूह आपके समक्ष लिखा हुआ है। इसमें देखिए ये पहली पंक्ति है, ये दूसरी पंक्ति है और ये तीसरी पंक्ति है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कोई एक मैट्रिक्स लिख दिया है, ठीक है ना। आगे हम लोग आव्यूह के प्रकार पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग जानेंगे कि कौन किस किस टाइप के आव्यूह होते हैं, उनकी परिभाषा सहित हम लोग जानेंगे। फिलहाल अभी इसको समझने का प्रयास कीजिए आप। तो देखिए हमने क्या किया है, कुछ डेटा है जिसको मैंने आयताकार, देखिए यहाँ पर परिभाषा को देखते रहिए एक बार। आव्यूह संख्याओं या फलनों का आयताकार क्रम विन्यास है। तो हमने जो है कुछ संख्याओं को या कुछ अंकों को लेकर के हमने क्या किया है, एक आयताकार क्रम विन्यास बनाया हुआ है, ठीक है। हमने एक बड़े ब्रैकेट के अंतर्गत लिखा हुआ है। ये सिंबल होता है बच्चों, जो ये बड़ा ब्रैकेट है यही सिंबल होता है आपके
आव्यूह का, इसके अंतर्गत मैंने कुछ डेटा कहिए या कोई फलन बोलिए या आप कहिए कुछ संख्याएं लिखी गई हैं या कोई अंक लिखा गया है, ठीक। तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है और हमने बड़े ब्रैकेट के अंतर्गत, जो कि बड़ा ब्रैकेट सिंबल होता है आव्यूह का, उसके अंतर्गत मैंने कुछ अंकों को लिखा है, ठीक। इनको देखिए, तो ये इस प्रकार की व्यवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, आव्यूह कहते हैं, जैसा कि अभी हम लोग भूमिका में भी जाने हैं। इसको बोलते हैं बच्चों पहली पंक्ति, फर्स्ट रो, इसको बोलते हैं दूसरी पंक्ति, सेकंड रो, और इसको बोलते हैं तीसरी पंक्ति, थर्ड रो, ठीक। आपसे पूछे हम पहली पंक्ति का अवयव कौन कौन है, तो आप क्या बताएंगे, 6, 7, 3। आपसे पूछे दूसरी पंक्ति का अवयव कौन है, तो आप बोलेंगे 5, 8, 9। आपसे अगर हम पूछे बच्चों 3, 1, 6 किस पंक्ति में है, तो आप बताएंगे तृतीय पंक्ति में है, थर्ड रो में है। ऐसे ही हम आपसे कॉलम के बारे में पूछे कि फर्स्ट कॉलम में कौन कौन अवयव हो, तो आप आसानी से बता देंगे 6, 5, 3। सेकंड कॉलम में कौन कौन से अवयव हो, तो 7, 8, 1। आपसे पूछे थर्ड कॉलम में कौन कौन अवयव हो, तो आप बोलेंगे 3, 9, 6। समझ में आया बच्चों। तो इनको बोलते हैं अवयव। जो अंक लिखे गए हैं आव्यूह के अंतर्गत, एक आयताकार क्रम विन्यास के अंतर्गत जो ये लिखे गए हैं 6, 7, 3, 5 या 9, संख्या या फलन, यहाँ पर चाहे संख्या हो चाहे फलन हो, उनको क्या बोलेंगे, अवयव बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, अवयव या प्रविष्टि। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं, आव्यूहों का क्रम क्या होता है। तो आइए बच्चों हम लोग जानते हैं आव्यूह का क्रम या कोटि क्या होती है। आव्यूह का क्रम या कोटि बहुत ही आसान है बच्चों, आप इसको समझना। आव्यूह का क्रम या कोटि क्या होता है। अगर किसी आव्यूह में यम पंक्तियाँ और यानी स्तंभ हों, यदि किसी आव्यूह में एम पंक्तियाँ तथा एन स्तंभ हो, यम पंक्तियाँ तथा यन स्तंभ हो, तो आव्यूह को m क्रॉस n क्रम या कोटि बोलिए, m क्रॉस n क्रम का आव्यूह कहा जाता है। ठीक, एक बार फिर से समझिए। यदि किसी आव्यूह में यम पंक्तियां तथा एन स्तंभ हो, तो आव्यूह को m क्रॉस n क्रम का आव्यूह कहा जाता है। एग्जाम्पल लेते हैं एक हम, देखिए एक एग्जाम्पल में ले रहा हूं 2, 6, 3, 1। बच्चों इसमें बताइए आप कितने पंक्तियां और कितने स्तंभ हैं। तो देखिए आप, एक पंक्ति ये है हॉरिजॉन्टल देखिए, और दूसरी पंक्ति ये है, ठीक। फर्स्ट कॉलम ये है, सेकंड कॉलम ये है। तो आप बताइए इसमें 2 पंक्तियां हैं और 2 स्तंभ हैं, तो इसे कहा जाएगा 2 क्रॉस 2 क्रम का आव्यूह कहा जाएगा इसे। अच्छा ये देखिए, इसको देखिए, जो ऊपर मैंने एग्जाम्पल आव्यूह में दिया था, इसको देखिए और बताइए ये कितने क्रॉस कितने का है। तो इसमें देखिए कितनी पंक्तियां हैं, 1 पंक्ति, 2 पंक्ति, 3 पंक्ति, 3 पंक्तियां हैं, 1 स्तंभ, 2 स्तंभ, 3 स्तंभ और 3 स्तंभ हैं। तो बताइए ये कितने क्रॉस कितने क्रम का यह आव्यूह है, कितने क्रॉस कितने क्रम का यह आव्यूह है। तो बच्चों ये 3 पंक्तियां हैं और 3 कॉलम है, तो ये कितने क्रॉस कितने क्रम का है, 3 क्रॉस 3 क्रम का ये आव्यूह है। चलिए और एग्जाम्पल लेते हैं हम, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। जैसे एक मैं अन्य एग्जाम्पल लेता हूँ, ये फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने लिया, और एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे सपोज करिए
ABCDEF। अब आप बताइए, बताएं आप सभी लोग, कितने क्रम का ये आव्यूह है? बहुत आसान है। देखिए, ये है प्रथम पंक्ति, ये है द्वितीय पंक्ति, ये है तृतीय पंक्ति, ये है प्रथम स्तंभ, ये है द्वितीय स्तंभ। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे 1 2 3, 3 पंक्तियाँ हैं। कितने पंक्तियाँ हैं? 3 पंक्तियाँ हैं। और कितने स्तंभ हैं? 2 स्तंभ हैं। देखिए 1 2। तो बताइए इस आव्यूह का क्रम क्या हुआ? क्या हुआ क्रम? 3 क्रॉस 2। 3 पंक्तियाँ, 1 2 3, 3 पंक्तियाँ हैं। और इसका क्रम क्या बना बताओ? इसका क्रम बना 3 क्रॉस 2, 3 पंक्तियाँ और 2 स्तंभ। अब आप, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा आव्यूह का क्रम या कोटि क्या होता है। बच्चों, अगला हमारा जो टॉपिक है वह है आव्यूह को कैसे व्यक्त किया जाता है, कैसे डिनोट किया जाता है। और साथ में ही हम एक उसी से जुड़ा हुआ चीज़ और समझेंगे कि उनके आव्यूह के जो अवयव हैं, अवयवों को कैसे व्यक्त किया जाता है। तो आइए चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक पर। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले लीजिए। चलते बच्चों हम अपने टॉपिक पर, आव्यूह का निरूपण। तो बच्चों, इसका डिफिनीशन कोई लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस समझ लीजिए कि कैसे व्यक्त किया जाता है। तो आव्यूह जो है उसको अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से व्यक्त किया जाता है। और जो अवयव होते हैं, अवयव आपको बताया मैंने पहले ही, मैंने आपको अवयव बताया। जो संख्याएं लिखी जाती हैं ना आयताकार क्रम विन्यास में, उन्हीं को क्या कहा जाता है? अवयव कहा जाता है। तो जो अवयव हैं उन अवयवों को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से व्यक्त किया जाता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान देना होगा, छोटे अक्षरों से तो लिखते हैं लेकिन उसके नीचे सफिक्स लगाते हैं। वो सफिक्स क्या बताता है? वो सफिक्स जो है कैवी पंक्ति है, कैवा स्तंभ है, यानी वो एलिमेंट किस पंक्ति और किस स्तंभ में स्थित है, या हम ऐसे बोलें उसके स्थान को वो क्या करेगा? बताएगा। आइए इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं हम लोग। देखिए, मैं एक आव्यूह मानता हूँ, सपोज करिए 3, ऐसे कोई ले लेते हैं, चलिए अच्छा ठीक है ले लीजिए 3 6 9 2, ठीक है। तो आप देखिए, पहले मैंने क्या किया, अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से एक व्यक्त करते हुए एक मैंने आव्यूह माना है, ठीक। जो ये अवयव है ना 3 6 9 2, इनको हम कैसे व्यक्त करेंगे? अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से, लेकिन सफिक्स लगा करके, जिसको हिंदी में बोलते हैं अनुलग्नक, द्वि अनुलग्नक, ठीक है ना, द्वि अनुलग्नक, डबल सफिक्स लगाएंगे हम, देखिएगा अभी। तो जो 3 है ना, ये बताइए जो 3 है ये कैवी पंक्ति में है? सोचिए ज़रा सा, जो 3 है ये पहली पंक्ति में है कि नहीं है? और पहले स्तंभ में है, ठीक। तो अगर हम 3 को लिखना चाहें तो 3 को हम कैसे लिखेंगे? A11 3, यानी 3 जो है पहली पंक्ति और पहले स्तंभ में है। जो पहले वाला 1 बता रहा है ये पंक्ति की संख्या बता रहा है, और जो दूसरा वाला 1 है ये स्तंभ को बताता है, यानी पहला वाला पंक्ति को बताएगा, दूसरा वाला स्तंभ को बताएगा, ठीक है। इसी को कहते हैं हम लोग सफिक्स, डबल सफिक्स, द्वि अनुलग्नक लगा रहे हैं हम लोग। 6 से यहाँ देखिए, 6 जो यहाँ पर लिखा गया है, 6 देखिए पहली पंक्ति में है और पहली पंक्ति में है और दूसरे कॉलम में है, ठीक है। तो पहली पंक्ति में है और दूसरे कॉलम में है, तो 6 का स्थान निर्धारित कीजिए, तो क्या है? A12। समझ में आ रही है बात? जो 9 लिखा है इसके स्थान को आप बताइए किस स्थान पर है? तो 9 जो है ये दूसरी पंक्ति में है। कहाँ पर है? 9 दूसरी पंक्ति में है और पहले स्तंभ में है। दूसरी पंक्ति में है और पहले स्तंभ में है। तो 9 को आप लिख सकते हैं A21, द्वितीय पंक्ति
प्रथम स्तंभ में है, 9 हो गया। ठीक है, तो आप क्या देख पा रहे हैं, देखिए हम स्मॉल लेटर से जो है एलिमेंट्स को डिनोट कर रहे हैं, लेकिन ध्यान रहे सफिक्स लगा करके। अब इसको देखिए 2 का प्लेस बताइए कहाँ है, तो ये द्वितीय पंक्ति में है और द्वितीय स्तंभ में है। सेकंड रो सेकंड कॉलम में है, तो कैसे लिखेंगे A22, तो A22 पे कौन है 2। ठीक, समझ में आ गया कैसे आपको अवयवों को प्रदर्शित करना है, समझ में आया। 3 जो है A11, इसका प्लेस क्या है A11, पहला पंक्ति पहला स्तंभ। जो 6 है ये पहले पंक्ति दूसरे स्तंभ में है, तो A12 = 6। जो 9 है ये द्वितीय पंक्ति पहले स्तंभ में है, तो A21 = 9। जो ये 2 है ये द्वितीय पंक्ति और द्वितीय स्तंभ में है, तो A22 = 2। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, है ना। एक कोई और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। चलिए कोई अवयव में मान लेता हूँ B। ठीक है, देखिए A11 A12, ठीक, A21 A22 A31 A32। देखिए प्रथम पंक्ति प्रथम स्तंभ, प्रथम पंक्ति द्वितीय स्तंभ, द्वितीय पंक्ति प्रथम स्तंभ, प्लेस को समझिएगा, द्वितीय पंक्ति द्वितीय स्तंभ, तृतीय पंक्ति प्रथम स्तंभ, तृतीय पंक्ति प्रथम स्तंभ, तृतीय पंक्ति द्वितीय स्तंभ। अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से हम लोग अवयवों को कैसे प्रदर्शित करते हैं। तो आइए हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। बच्चों अगला जो हमारा टॉपिक है वह टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, अवयवों के प्रकार। बच्चों अवयवों के प्रकार में जो हमारा पहला प्रकार है वो है क्षैतिज अवयव। ठीक है, क्षैतिज अवयव क्या होता है बच्चों? क्षैतिज अवयव ऐसा अवयव है जिसमें पंक्तियों की जो संख्या होती है वो स्तंभों की संख्या से कम होती है। ठीक है, सिंपल है, पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम होती है। एक एग्जांपल ले लेते हैं हम यहाँ पर, देखिए इस एग्जाम्पल को आप देखिए, तो इस एग्जाम्पल में देखिए कितनी पंक्तियां हैं, पंक्तियों की संख्या कितनी है? पंक्तियों की संख्या कितनी है बताइए, पंक्तियों की संख्या कितनी है? तो एक पंक्ति है और दो पंक्ति है, तो पंक्तियों की संख्या है बच्चों 2। अगर हम आपसे पूछें स्तंभों की संख्या कितनी है, तो आप क्या बताएंगे? ये एक स्तंभ, 2 स्तंभ, 3 स्तंभ। तो आप क्या देख पा रहे हैं, पंक्तियों की संख्या कम है, स्तंभों की संख्या ज़्यादा है, तो हम क्या कहेंगे उसे? क्षैतिज अवयव। आपको देख करके भी लग रहा है कि अवयव, देखिए अवयव हॉरिजॉन्टल है, ऐसे मतलब लेटा हुआ एक तरह से, देखिए ऐसे पड़ा हुआ है, अवयव पेन की तरह से ऐसे पड़ा हुआ है ना, कि ऐसे है, ऐसे पड़ा हुआ है, देखने में भी आपको लग रहा है। ठीक, नाम में ही सब कुछ छिपा। देखिए क्षैतिज, तो ये देखिए क्षैतिज कब बनेगा? जब पंक्तियों की संख्या कम होगी और स्तंभों की संख्या क्या होगी? ज़्यादा होगी। ठीक है ना, तो देखिए 2 पंक्तियां हैं, स्तंभ की संख्या ज़्यादा है ना, तो पंक्तियों की संख्या कम होनी चाहिए और स्तंभों की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए, तो हम उसे बोलेंगे क्या? क्षैतिज अवयव। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि क्षैतिज अवयव क्या होता है। अब ज़रा इसे बताइए आप
कि कितने क्रम का ये क्षैतिज आव्यूह है। तो यहाँ एक, कितनी पंक्तियाँ हैं? 2 पंक्तियाँ। कितने स्तंभ हैं? 1 2 3। यहाँ एक 2 क्रॉस 3, 2 क्रॉस 3 क्रम का एक क्षैतिज आव्यूह है। ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले प्रकार पे। दूसरा प्रकार है आव्यूह का, वो है ऊर्ध्वाधर आव्यूह। ऊर्ध्वाधर आव्यूह, ठीक है। तो आप सभी देखिए, ऊर्ध्वाधर शब्द से ही क्लियर है। ऊर्ध्वाधर यानी आपकी आव्यूह ऐसे नहीं रहेगा, हॉरिजॉन्टल नहीं रहेगा, आपकी ये वर्टिकल रहेगा, यानी कुछ इस प्रकार से होगा। अब आप अपने दिमाग से खुद सोचिए कि कोई आव्यूह वर्टिकल कब हो सकता है? जब उसमें पंक्तियों की संख्या ज़्यादा रहे और स्तंभों की संख्या उससे क्या हो? कम हो, तभी तो ऊर्ध्वाधर बनेगा। तो देखिए, एक एग्जाम्पल के माध्यम समझते हैं। अब डिफिनीशन अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की तुलना से ज़्यादा होता है। एक बार फिर से बता रहा हूँ, ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों से अधिक होता है, पंक्तियों की संख्या स्तंभों से अधिक होता है, ऐसे आव्यूह को ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए 6 - 7 8 3 - 9 2। देखिए ऊर्ध्वाधर दिखा आपको। इसमें कितनी पंक्तियां हैं? 1 पंक्ति, 2 पंक्ति, 3 पंक्ति। 3 पंक्ति हैं इसमें, है ना। कितने स्तंभ है इसमें? 1 स्तंभ, 2 स्तंभ। तो आप क्या देख पा रहे हैं कि पंक्तियों की जो संख्या है वो 3 है, जबकि स्तंभों की संख्या 2 है। तो पंक्तियों की संख्या अधिक है, स्तंभों की संख्या कम है। तो बताइए वो कौन सा आव्यूह हो जाएगा? ऊर्ध्वाधर आव्यूह हो जाएगा। पंक्तियों की संख्या कितनी है? 1 2 3। स्तंभों की संख्या कितनी है बताइए? स्तंभों की संख्या 1 2 स्तंभ है। तो पंक्ति की संख्या ज़्यादा है, स्तंभ की संख्या कम है, अतः यहाँ एक ऊर्ध्वाधर आव्यूह हो गया। तो यहाँ क्या हो गया? यहाँ एक किस क्रम का? 3 क्रॉस 2। पहले पंक्ति लिखते हैं फिर स्तंभ लिखते हैं। यहाँ एक 3 क्रॉस 2 क्रम का एक ऊर्ध्वाधर आव्यूह है। तो बच्चों सेकंड टाइप आपको समझ में आ गया होगा। अब चलेंगे हम लोग नेक्स्ट टाइप पर। तो बच्चों आइए हम लोग अपने अगले टाइप की तरफ चलते हैं। अगला जो हमारा टाइप है वो है वर्ग आव्यूह। थर्ड टाइप जो है हमारा वो है वर्ग आव्यूह। ठीक, वर्ग आव्यूह क्या होता है? ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होती है, उन्हें हम लोग वर्ग आव्यूह कहते हैं। वर्ग आव्यूह क्या होता है? ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होती है, ऐसे आव्यूह को हम लोग कहते हैं वर्ग आव्यूह। आइए इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। देखिए एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। डिफिनीशन तो आप लिख लेंगे, मैं बोल भी रहा हूँ 1-2 बार कि वर्ग आव्यूह क्या होता है? जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होती है। तो देखिए जैसे मैं लिख रहा हूँ 6 7 8 9। तो देखिए इसमें कितनी पंक्तियाँ हैं? 1 पंक्ति, 2 पंक्ति। कितने स्तंभ हैं? 1 स्तंभ, 2 स्तंभ। तो
तो इस आव्यूह में जितनी पंक्तियां हैं उतने ही स्तंभ हैं। अब बताइए इस आव्यूह को क्या बोलेंगे? वर्ग आव्यूह हम लोग बोलेंगे। आप देखिए भी तो सभी तरफ से आपको बराबर दिख रहे हैं, यानी आपको एक वर्गाकार रूप यहाँ पर दिखता हुआ नज़र आ रहा है। तो वर्ग आव्यूह की कंडीशन क्या बनती है कि पंक्ति की संख्या स्तंभ की संख्या के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर पंक्तियों की संख्या बराबर किसके है? पंक्तियों की संख्या जो है वो बराबर है स्तंभों की संख्या के। है कि नहीं है? तो यह क्या है? वर्गाव्यूह है। कितने क्रम का है? 2x2, जितनी पंक्ति उतने स्तंभ, है ना। तो हम क्या बोलेंगे? यह एक 2x2 क्रम का एक वर्ग आव्यूह है। यह एक 2x2 क्रम का एक वर्ग आव्यूह है। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। यहाँ देखिए 7 - 6 5 8 2 - 3 9 - 3 7। इसको देखिए और बताइए क्या यह वर्ग आव्यूह है या नहीं है। तो आइए देखते हैं। एक पंक्ति, दो पंक्ति, तीन पंक्ति। तीन पंक्ति है, कितने स्तंभ हैं? एक स्तंभ, दो स्तंभ, तीन स्तंभ। तो जितने पंक्ति हैं इसमें उतने ही स्तंभ हैं। अतः यहाँ भी ये क्या है? वर्ग आव्यूह है। क्रम बताइए जरा सा। तीन पंक्ति, तीन स्तंभ, तो 3x3 क्रम का यहाँ क्या है? 3x3 क्रम का यह क्या है? वर्ग आव्यूह है। तो हम यहाँ क्या बोलेंगे? यह एक 3x3 क्रम का एक वर्ग आव्यूह है। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि वर्ग आव्यूह होता क्या है। तो अब चलेंगे हम अपने अगले प्रकार पर। आइए बच्चों हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रकार पर। अगला जो हमारा प्रकार है, चौथा नंबर, पंक्ति आव्यूह, या इसको एक नाम से और जानते हैं, पंक्ति सदिश। पंक्ति आव्यूह या पंक्ति सदिश ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति होती है। केवल एक पंक्ति, उसी से नाम ही है भाई, उसका नाम ही है पंक्ति आव्यूह। तो उसमें कितने आप पंक्ति का पाओगे? केवल एक पंक्ति पाओगे आप। तो ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति होता है उसे कहा जाता है पंक्ति आव्यूह या पंक्ति सदिश। एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए सपोज करते हैं हमें कोई आव्यूह है ए। यहाँ पर देखिए 1 9 6। आप बताइए, देखिए जो ये मैट्रिक्स लिखी गई है इसमें केवल एक ही पंक्ति है, केवल एक ही पंक्ति है। स्तंभ कितने हैं? एक स्तंभ, दो स्तंभ, तीन स्तंभ। तो एक पंक्ति है और कितने स्तंभ है? 1 2 3। एक पंक्ति है और तीन स्तंभ है ना। तो पंक्तियों की संख्या एक होनी चाहिए। तो एक पंक्ति है तो यह क्या है भाई? पंक्ति आव्यूह या पंक्ति सदिश है। तो हम क्या बोलेंगे? यह एक कितने क्रॉस कितने का? एक पंक्ति है, तीन स्तंभ है, 1x3 क्रम का, 1x3 क्रम का एक या एक 1x3 क्रम का पंक्ति आव्यूह है। यह एक 1x3 क्रम का पंक्ति आव्यूह है। अब आपको समझ में आ गया। ढेर सारे बनाइए आप, है ना, ढेर सारे आप बनाइए। चलिए इसी में मैं अगला टाइप भी कर देता हूँ। हम लोग का अगला जो टाइप है वो 5वां टाइप है
स्तंभ आव्यूह या इसको बोलेंगे स्तंभ सदिश। अब आपको बताने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इसको। उम्मीद करते हैं कि हम अगर ना भी बताएं तो भी आप अपने से इस डिफिनीशन और एग्जाम्पल के साथ आप लिख सकते हो। पंक्ति सदिश में एक पंक्ति हुआ करता था, है ना, तो स्तंभ आव्यूह में केवल एक स्तंभ होगा। समझ में आया? तो ऐसा आव्यूह जिसमें स्तंभों की संख्या केवल एक होती है उसे कहा जाता है स्तंभ आव्यूह। तो देखिए एग्जाम्पल हम लेते हैं यहाँ पर, है ना। तो स्तंभ आव्यूह मान लीजिए कोई एक आव्यूह मैं बी मान लेता हूँ। सपोज करिए यहाँ लेता हूँ मैं 9 - 8 7। कोई भी एलिमेंट आप ले सकते हैं, बस एक एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिया है। चिन्ह से भी घबराने की जरूरी नहीं है, कहाँ निगेटिव पॉजिटिव उससे कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है। कुछ भी लीजिए चिन्ह, आप कुछ भी लीजिए, कोई मैटर ही नहीं है, है ना। देखिए भाई वो अवयव है तो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है ना। तो देखिए तो ये आपका बना हुआ है। देखिए इसमें कितने पंक्तियां हैं? एक पंक्ति। देखिए बच्चे यही कन्फ्यूज होते हैं कि पंक्तियों की संख्या नहीं काउंट कर पाते हैं। एक पंक्ति, दो पंक्ति, तीन पंक्ति। तीन पंक्ति है और कितने स्तंभ हैं? एक स्तंभ है। अब बताओ केवल एक स्तंभ है इसलिए इसे क्या बोलेंगे? स्तंभ आव्यूह। तो यहाँ कितने क्रॉस कितने क्रम का? एक पंक्ति, दो पंक्ति, तीन पंक्ति। यहाँ 3 क्रॉस कै स्तंभ? एक। 3 क्रॉस 1 क्रम का एक कैसा आव्यूह है? स्तंभ आव्यूह है। तो बच्चों आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ आज के क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं। फिर हम कल मिलेंगे इसके आगे के टाइप्स के साथ। जैसे इसके आगे के टाइप्स कंप्लीट होंगे हम लोग एक्सरसाइज के सवालों को लगाया जाएगा। बिल्कुल निश्चिंत रहिए और पढ़ते रहिए। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।